हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने गोजला का एक एप्लीकेशन किया था। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ही करते हैं गोजला का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। लास्ट टाइम हमने सेल का टॉपिक किया था। अब सेल में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि सेल क्या थी। सेल जैसे हमने अंदर से एक जैसे बॉल है, वो कैसी होती है, होलो होती है। तो उसी प्रकार एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर कैसा, एक बॉल की तरह कंडक्टर जो अंदर से खाली है। तो हमें पता है बाहर कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है ना। ये हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, कंडक्टर किस प्रकार बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने वाला है। बाहर कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो, लेकिन कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होता है, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं स्फीयर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये भी स्फेरिकल शेप में ही था। जो सेल थी ना, वो अंदर से होलो थी, इसलिए इसको सेल बोल देते हैं। ये भी स्फीयर ही था, लेकिन ये कंडक्टिंग स्फीयर था। ठीक है ना। अब हम किसका एग्जांपल लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसे इस प्रकार का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो अंदर से सॉलिड हो सकता है, हमें भी। ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है, इसके अंदर इसके बाहर भी चार्ज लाई करता है क्यू, और इसके अंदर भी चार्ज लाई करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी होता है और इसके बाहर भी होता है, इसकी सरफेस पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो होलोस्फीयर था, ये कंडक्टर था, कंडक्टर की सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज लाई करता है, अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस था सेल और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। ये कोई स्फीयर है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है। ठीक है ना। और इस स्फीयर पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। ये क्यू चार्ज इसके अंदर भी लाई करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। और सेल के अंदर चार्ज कितना था, जीरो था। यही डिफरेंस है ना इनके अंदर। तो इस जो स्फीयर है, इससे किसी डिस्टेंस आर पर, पी पॉइंट के ऊपर जो आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ये जो पी पॉइंट इसके आउटसाइड में लाई करता है, तो फर्स्ट केस क्या बनता है, ये पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर। पी आउटसाइड में लाई करता है, किस डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक गोजियन सरफेस, जिसे हम क्लोज सरफेस भी बोल सकते हैं। गोजला के अकॉर्डिंग गोजला कहाँ एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हमें गोजियन सरफेस, क्लोज सरफेस हमें एक ड्रा करनी पड़ेगी। और स्फेरिकल जो शेप्ड जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके चारों तरफ तो स्फेरिकल ही इस प्रकार स्फीयर बनेगी ना। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर पी पॉइंट पर क्या मान लिया है, डी एस स्मॉल एरिया मान लिया। तो अब गोजला अप्लाई करते हैं। गोजला क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बराबर होता है, ई डी एस कोस थीटा होता है, या वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस प्रकार ई डॉट एन कैप डी एस के साथ लिखते हैं। ये जो एन कैप है, ये एरिया वेक्टर है। अब हमने स्मॉल एरिया डी एस माना है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप। और इसी डायरेक्शन में हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, तो इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो इसके जो चार्ज की सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं एन कैप और ई वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों के बीच में एंगल जीरो है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करते हैं। ई डी एस कोस थीटा लिख सकते हैं हम। ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, क्योंकि एन और ई क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो ये जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई डी एस के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या। ठीक है। तो हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, ई डी एस के बराबर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, क्लोज सरफेस, ये स्मॉल डी एस लिया हुआ ना, तो कंप्लीट का डी एस, कंप्लीट का एरिया निकालने के लिए। ठीक है। डी एस तो स्मॉल एरिया है, और कंप्लीट का एस निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये क्लोज सरफेस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज सरफेस, ये सर्कल का साइन इस प्रकार इंटीग्रेशन पर हमने लगा दिया है। ठीक है। हमें पता है इस क्लोज सरफेस का जो एरिया है वो क्या होगा, इसका एरिया होगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये डिस्टेंस है सेंटर से। ठीक है ना। तो इस क्लोज सरफेस का एरिया जो गोजियन सरफेस ली है, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये 4 पाई आर स्क्वायर को आप इधर भेज देंगे,
क्या बन जाएगी आपके पास, क्यू अपन 4πε0 इंटू में आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू आ गई आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई आपके पास, कहाँ पर आई, आर डिस्टेंस पर। और आर डिस्टेंस कहाँ पर है, ये आउटसाइड में लाई करती है स्फीयर से, स्फीयर के आउटसाइड में लाई करती है पी पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है ना। ये कंडीशन अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ चुकी है। अब हमें पता है ये जो स्फीयर है इसके अंदर भी चार्ज लाई करेगा, तो अंदर भी चार्ज लाई करेगा तो इस पूरी वॉल्यूम के अंदर, इसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज लाई कर रहा है। तो ये इसको हम चार्ज की डेंसिटी की फॉर्म में किस प्रकार डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं। रो क्या हुई यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और चार्ज कितना है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर चार्ज कितना लाई करता है इसके अंदर, क्यू चार्ज माना हमने, क्यू, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हुई इसकी, वॉल्यूम हमें पता है 4/3πr³ होती है ना। ये जो स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3πr³। यहाँ पर जो आर लेना है, ये हमें कौन सा आर लेना है, जिसके अंदर चार्ज लाई करता है। और चार्ज लाई कहाँ करता है, इसकी पूरी रेडियस तक। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर ली हुई ना, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी पूरे की, 4/3πr³। ये बात क्लियर हुई ना। यहाँ पर ध्यान रहे, स्मॉल आर का यूज़ नहीं करना है इसकी वॉल्यूम में, क्योंकि यहाँ पर इस स्फीयर से आउटसाइड में तो कहीं चार्ज लाई करता ही नहीं है। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जहाँ तक चार्ज लाई करेगा ना, इसकी जितनी वॉल्यूम है, वो कौन सी वॉल्यूम लेंगे, इसके साइज़ की वॉल्यूम लेंगे, ठीक है ना, यही वॉल्यूम लेंगे हम। तो इसमें आर भी क्या लेंगे, जो इसकी रेडियस है। ये आउटसाइड में जो पी पॉइंट है, ये आर नहीं लेंगे। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ से चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये 4/3πr³ आप इधर भेज देंगे, और किसके बराबर हो जाएगा, रो 4/3πr³। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। ये हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट की थी, Q/4πε0 इंटू में आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 से लिख दिया। और ये जो Q अभी हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, क्या आया, Q = रो 4/3πr³। इसको हमने इक्वेशन 2 से नोट कर दिया। अब इस इक्वेशन 2 को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। यहाँ Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, पुट 2 in 1। तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, देखिए, E = 1/4πε0, और यहाँ पर Q की जगह ये रख दिया हमने, रो 4πr³। अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर, और ये 4/3 आया ना, तो ये 3 भी आ चुका है, 4/3πr³ और अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4π से 4π कैंसिल हो रहा है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, r³ बच जाएगा ऊपर, और रो बच जाएगा, r³ रो। अपॉन में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ε0 बच जाएगा, और स्मॉल आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, कहाँ पर, एट ए डिस्टेंस r, ठीक है ना। ये हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसके 2 एक्सप्रेशन आए हैं इस प्रकार, ठीक है ना। अब जो सेकंड केस है वो क्या है कि ये तो आउटसाइड में था पॉइंट, अब हम इस पॉइंट को कहाँ लेके आए, इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड केस क्या है, इफ पी पॉइंट लाइज एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, या हम बोल सकते हैं इफ आर स्मॉल आर = कैपिटल आर, ठीक है ना। ये जो स्मॉल आर था ना, ये तो आउटसाइड में लाई कर रहा था। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट केस में स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, लेकिन अब जैसे ही ये इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगा तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसी सरफेस पर आते ही। तो हमें पता है इक्वेशन 1 से हमने ये फाइंड आउट की थी। अब स्मॉल आर की जगह यहाँ पर क्या रख देना है, कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। तो फ्रॉम 1, इस 1 इक्वेशन से ई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन में और कैपिटल आर का स्क्वायर आपको कर देना है, ठीक है। और इक्वेशन 3 से आपके पास ये आई थी। इक्वेशन 3 में हमने यहाँ पर r³ है ना, ऊपर कैपिटल आर, नीचे आर स्क्वायर, और हमें पता है यहाँ पर सरफेस के ऊपर स्मॉल r = कैपिटल आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देना है। तो ये क्या बन जाएगी, E = देखिए r³ रो 3ε0, और यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर था, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो यहाँ कैपिटल आर कर देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर क्यूब से इसे कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। और इलेक्ट्रिक जो फील्ड आया है वो किसके बराबर आ गया, कैपिटल आर रो अपॉन में 3ε0, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई क्या। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो यहाँ से हम देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो आर क्या है, उस स्फीयर की रेडियस है। तो जितना बड़ा स्फीयर होगा, जैसे एक ये स्फीयर है, ठीक है ना, और एक स्फीयर ये है,
इसमें देख रहे हैं हम जो आर है और इसमें आर, इसकी रेडियस जो ये स्फीयर 1 ले लिया, स्फीयर 2 ले लिया, तो स्फीयर 2 है, इसकी रेडियस ज़्यादा है ना, आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो फर्स्ट केस किया था हमने, क्या किया था, E इक्वल टू आर क्यूब रो 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया था। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आर क्या है, वो पॉइंट जो आउटसाइड में लाई करता है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, ठीक है ना, यहाँ पर इस केस में। तो इस केस में जो आर को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट ये दूर लेते जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये दो केस आपको अच्छी प्रकार समझ में आ चुके हैं। अब थर्ड केस डिस्कस क्या हो सकता है। अब हमने आउटसाइड में फाइंड आउट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी सरफेस के ऊपर फाइंड आउट कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है ये दो बातें। अब हम इस पी पॉइंट को इसके अंदर ले आए, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर से क्या हो गया, अब स्मॉल हो गया, छोटा हो गया, ठीक है ना, ये जो आर है। तो थर्ड केस क्या बनेगा, विद इन द स्फीयर, ठीक है ना, पी पॉइंट का लाई करेगा विद इन द स्फीयर। चलिए थर्ड केस डिस्कस करते हैं। देखिए, ए पी लाइज विद इन द स्फीयर, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं स्मॉल आर स्मॉल देन कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है ये हमने अलग से बना दिया है स्फीयर का डायग्राम, ठीक है। इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर भी चार्ज लाई करता है, इसके अंदर भी चार्ज लाई करता है ना, इस प्रकार, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब इस पूरे के ऊपर चार्ज है, इसकी पूरी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है सरफेस के साथ साथ, हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इसके चार्ज को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने ये पी पॉइंट इसके अंदर लेके गए तो यहाँ पर हमने गोजियन सरफेस ड्रॉ की, गोजियन सरफेस या क्लोज सरफेस, तो इसी प्रकार बनेगी स्फेरिकल फॉर्म में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गोजियन सरफेस है उसका साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू ओरिजिनल सरफेस, ओके। जो ये ओरिजिनल स्फीयर है इसके अंदर पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पी पॉइंट पर गोजियन सरफेस आपने ड्रा की स्फेरिकल फॉर्म में ही, तो इसका साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। जो ये स्मॉल स्फीयर है इसको हमने स्मॉल आर से इसकी रेडियस को लिख दिया, और जो ये स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो हमने किससे लिख दी, कैपिटल आर से लिख दी, इस प्रकार। ये बातें क्लियर है, कैपिटल आर से। अब यहाँ पर उसी प्रकार हमने डी एस स्मॉल एरिया माना गोजियन सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप होगा। और एक बात और याद रखनी कि पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज लाई करता है, क्यू चार्ज लाई करता है। तो स्फीयर के अंदर वाला जो पार्ट है, एक और गोजियन सरफेस माना है क्लोज सरफेस, इसके अंदर भी तो चार्ज लाई करेगा ना, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी कि जो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो इस पूरे चार्ज से कम होगा, उसकी नेट जो वैल्यू होगी वो जो नेट जो चार्ज है उससे कम होगी। ये बात क्लियर है। यानी इसके अंदर गोजियन सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर हमने चार्ज मान लिया कितना लाई करता है, क्यू डैश, और ये बात क्लियर है कि क्यू डैश की वैल्यू जो नेट चार्ज क्यू है उससे हमेशा कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि ये स्मॉल साइज है इसका, यहाँ पर भी तो चार्ज लाई करता है ना, इसके बाहर भी, ठीक है ना, क्लियर है ये बातें। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड होगा, ई, इस प्रकार, ठीक है। ये बातें क्लियर है। तो गोजला अप्लाई करते हैं, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन, चार्ज जो लिया हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्यू डैश लेंगे हम, ठीक है। ये बात क्लियर है। उसी प्रकार ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना, स्फेरिकल फॉर्म में है ये भी, ठीक है। और ई और एन के बीच में जो एंगल है दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों पैरेलल हैं, थीटा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ई डी एस कोस थीटा 1 पुट कर दिया, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ये स्मॉल एरिया माना था डी एस, इस कंप्लीट गोजियन सरफेस का एरिया निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड गोजियन सरफेस डी एस इंटू में ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमें पता है, ये भी क्या है, एक स्फीयर है, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, इसकी स्मॉल स्फीयर की स्मॉल आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर इधर भेज देंगे, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है, जो कि कहाँ लाई करती है, विद इन द स्फीयर, स्फीयर के
अंदर। क्लियर है, और इसको हमने इक्वेशन 4 से डिनोट कर दिया है। अब चलिए, ये जो चार्ज है ये इस पूरी वॉल्यूम में है, तो इस चार्ज को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और क्या लिखते हैं उसको, रो से लिखते हैं ना। रो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम इसको डिफाइन करते हैं। चार्ज कितना है इस पूरी वॉल्यूम में, क्यू डैश चार्ज है, और इसकी वॉल्यूम कितनी हुई, 4/3πr³ हुई। स्फीयर की वॉल्यूम तो ये होती है ना, 4/3πr³। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे चलिए, यहाँ से चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रो इंटू में 4/3πr³ आ जाएगी। तो इसको हमने इक्वेशन 5 से लिख दिया, और इक्वेशन 5 को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 4 में रख देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये क्यू डैश की वैल्यू जो हमने निकाली है ये यहाँ पर इस क्यू डैश में रख देंगे। तो ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, पुट 5 इन 4, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 है। क्यू डैश की जगह ये वैल्यू रखनी हमने, रो 4/3πr³। अपोन में क्या है, r² है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये r² है, यहाँ पर ये r² गॉसियन सरफेस का है, और यहाँ पर जो क्यू डैश लाई करता है ये भी इसी सरफेस तक लाई करता है ना, गॉसियन सरफेस तक, यही लेंगे। तो ये दोनों r सेम रहेंगे, ठीक है। ये दोनों r क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। r² से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक r बच जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या आई आपके पास, रो r/3ε0। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो ई की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। कब, विद इन द स्फीयर, विद इन द स्फीयर, यहीं तक ये लागू होगा, ठीक है ना। स्फीयर से बाहर जाते ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगती है, इस प्रकार डिक्रीज होने लगती है ना, 1/r² की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और यहाँ पर r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये r कहाँ लाई करता है, विद इन द स्फीयर लाई करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम इसकी सरफेस की तरफ जाएंगे तो r बढ़ेगा ना। अब ये r यहाँ पर जो है, जैसे इसकी सरफेस की तरफ गए, इधर r इंक्रीज हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब फोर्थ केस क्या बन सकता है कि हमने पी पॉइंट कहाँ लेके आए, इसके सेंटर पर ले आए, बिल्कुल सेंटर पर। तो या सेंटर पर हमें पता है ये r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या रहेगी। फोर्थ केस क्या है, इफ पी पॉइंट लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है, देन r जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6, ये इसको हमने इक्वेशन 6 से डिनोट कर दिया था। इक्वेशन 6 से r 0 पुट करोगे तो e की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो ये बातें क्लियर है आपको अच्छी प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें चारों केस आ जाएंगे एक ही ग्राफ के अंदर। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया है, डिस्टेंस ली है पी पॉइंट की r, इस प्रकार एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ली है। अब हमें पता है यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पर सेंटर, ये जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर ये हुआ। यहाँ पर r की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। तो r की वैल्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने 0 निकाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इसके सेंटर से कहाँ जाएंगे, इसकी सरफेस की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये जो स्मॉल r है किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस के ऊपर कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी मैक्सिमम, जहाँ पर जो सरफेस आएगी, जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी स्फीयर की रेडियस के बराबर हो जाएगी, इसके साइज़ के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और हमने क्या फाइंड आउट की थी, रो r/3ε0, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करी थी, ये देखिए हमने ई की वैल्यू रो r/3ε0 कहाँ पर आया था, इसकी सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर जहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। अब जैसे जैसे ये r की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी कि आउटसाइड में जाएंगे ना, स्फीयर से आउटसाइड में जाएंगे, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और किस प्रकार डिक्रीज होगी, 1/r², इस प्रकार, ठीक है ना। ये हमने किया था ना यहाँ पर। तो ये ग्राफ 1/r², यानी कि जैसे जैसे r इंक्रीज कर रहे हैं तो e की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर
स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1 में आर स्क्वायर, यानी कि ई क्या है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको कर लेनी है। तो आशा करते हैं आपको अच्छी प्रकार से टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। वीडियो कम से कम 2 बार देखोगे आप तो बिल्कुल ही अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। ओके गाइज, थैंक यू। मिलते हैं न्यू लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ। ओके डियर स्टूडेंट।